नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मयंक सर एजुकेशनल हब में। बच्चों, विज्ञान की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगी आनुवांशिकता या हेरिडिटी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार क्या होती है यह आनुवांशिकता अर्थात आपकी हेरिडिटी। सुनना, क्या होता है बच्चों, हमने देखे हुए क्या सजीव, और जो सजीव होते हैं उनमें आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि एक पीढ़ी जो है यानी कि जनक जो होता है आपका, उस जनक से उसकी जो संतति पैदा हुई, एक जनक से उसकी जो संतति पैदा हो रही है, उस संतति में हमें क्या दिखाई देता है, विभिन्न लक्षणों का क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण अर्थात संचरण होता है। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा कि यदि हम हमारे आसपास देखें तो सामान्यतः यदि मैं बात करूं किसकी, सजीवों की, तो सजीवों में हम ये पाते हैं कि जनक मतलब एक पीढ़ी से संतति अर्थात दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, विभिन्न लक्षणों का क्या होता है बच्चों, संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है किससे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, किसका, विभिन्न लक्षणों का। और जिन विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, इन लक्षणों को हम बोलते हैं बच्चों विज्ञान में आनुवांशिक लक्षण। तो सजीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिन लक्षणों का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उन्हें सामान्यतः आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन आनुवांशिक लक्षणों का आना ही क्या कहलाता है बच्चों, आनुवांशिकता कहलाती है, या इसे ही हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो चाहे तो आप क्या कह लीजिए, आनुवांशिकता कह लीजिए, चाहे क्या कह लीजिए, हेरिडिटी कह लीजिए, बात एक ही है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है बच्चों, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, या इसे ही सामान्यतः वंशागति कहते हैं। वंश में क्या हो रही है, गति हो रही है, वंशागति कहते हैं। और इसे आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था बच्चों स्पेंसर। तो स्पेंसर वह पहला वैज्ञानिक था जिसने इसे हेरिडिटी या आपकी आनुवांशिकता का क्या किया था, सबसे पहले उपयोग किया था। अब हमारे दिमाग में यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिरकार जनक से उसकी संतति में इन विभिन्न लक्षणों का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, जिन लक्षणों को हमने क्या कहा, आनुवांशिक लक्षण कहा। तो अगला हमारा टॉपिक यही है, यही हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। सवाल यह है कि आखिरकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से समान लक्षणों का ट्रांसफर होता है। तो समझना, मैंने ये कहा आपसे कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वह किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कोशिका से। और कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है क्या, केंद्रक। और इस केंद्रक में ही आपकी क्या पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से धागेनुमा क्या पाई जाती है बच्चों, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन धागेनुमा संरचनाओं को सामान्यतः गुणसूत्र या हमें क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो आप प्रत्येक जीव का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। और कोशिका के मध्य में क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाई जा रही हैं, कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। यह जो आपका गुणसूत्र है यह मिलकर बना होता है बच्चों डीएनए से और प्लस प्रोटीन से। जो गुणसूत्र है वह मिलकर बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से। अब पहली बात तो देखो, एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों वह होता है डीएनए का पूरा नाम। तो याद रखना, डीएनए का आपका जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए का पूरा नाम जो होता है वह होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह हो गया बच्चों आपके डीएनए का पूरा नाम, जो हमसे सामान्यतः एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए का क्या है ये पूरा नाम। अब
गुणसूत्र मिलकर बना हुआ किससे? डीएनए से, प्रोटीन से। और यह प्रोटीन ही है जो आगे चल के क्या करती है बच्चों? बेबी के संरचना यानी बेबी के डायग्राम का निर्माण करती है। यह बेबी के डायग्राम का फॉर्मेशन करेगी कौन? प्रोटीन। और जब प्रोटीन से बेबी के डायग्राम का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, संरचना का निर्माण हो जाएगा, तो आगे चल करके क्या बन जाएगा? बेबी, अर्थात क्या ले लेगा? बच्चा बने जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है संतान में क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही, प्रोटीन बनी और प्रोटीन ने क्या बना लिया? संरचना क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। अब हम जानते हैं कि आखिरकार बेबी का निर्माण कैसे होता है, तो समझना, हमें यह जानते हैं कि ये क्या है बच्चों? पुरुष का शुक्राणु, यानी यह तो हो गया मेल भाग का स्पर्म, और यह हो गया क्या? आपका अंडाणु। यह फीमेल का एग हो गया और यह पुरुष का क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। अब ये दोनों भी क्या हैं? कोशिका हैं। और कैसी कोशिका है? एकल कोशिका है। अब क्या होता है? यह भी एक कोशिका है और यह भी क्या है? एक सेल है, कोशिका है। तो सीधी सी बात है, इसका भी क्या होगा बच्चों? इसमें दोनों में ही क्या पाए जाएंगे? इन दोनों में गुणसूत्र होंगे और इन दोनों में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन होता है, और निषेचन से एक एकल कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम सामान्यतः युग्मनज अर्थात जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो युग्मनज बना और जाइगोट बना, यानी कि पुरुष का शुक्राणु और माता का जो अंडाणु है, यह क्या है? कोशिकाएं हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? गुणसूत्र पाया जाएगा। और इसके अंदर भी क्या होगा? डीएनए, और इसके अंदर भी क्या होगा? डीएनए। अब यह पिता का डीएनए और माता का जो डीएनए है, वह होने वाली किस में आ रहा है? संतान में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने ये पाया कि माता पिता का जो डीएनए है वह उसकी संतान में आता है। यही कारण है कि होने वाली जो संतान होती है उसमें क्या दिखाई देते हैं? कुछ गुण दिखाई देते हैं, जिन्हें हमने सामान्यतः क्या नाम दिया था बच्चों? आनुवांशिक गुण या लक्षण कहा था। और हमारा जो सवाल था कि आखिरकार किस प्रकार से समान गुण यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, तो उसका उत्तर हमारे पास आ गया है कि जो डीएनए है, इस डीएनए के माता पिता का डीएनए उसकी होने वाली संतान में होता है। यही कारण है कि उसमें क्या आते हैं? समान गुण पैदा हो जाते हैं। अब क्या होता है मेरे बच्चों, समझना कि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव है उस जीव में आपके जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है बच्चों? नियत होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। मनुष्य की यदि बात करूं तो मानव में टोटल जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी वैल्यू होती है 46। और यदि मैं बात करूं जोड़ी की, तो इसमें कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं? 23 जोड़ी। तो आप कैसे भी कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, या जोड़ियों में बात करूं कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अब ये तो आपने पाया कि ये क्या है? डीएनए, और ये क्या है? गुणसूत्रों की संख्या। और डीएनए की समानता के कारण ही क्या रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे। यदि क्या हुआ कि यदि डीएनए जो है और आपके क्या है? गुणसूत्र। मैंने ये कहा कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? नियत। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। यदि मान लीजिएगा यदि गुणसूत्रों कितने रहे? 45 हो गए, या कितने हो गए आपके? 47 हो गए, तो आप पाएंगे कि बच्चों में क्या उत्पन्न हो जाएंगे? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि डीएनए की संरचना में या गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो क्या होगा बच्चों? उत्पन्न होंगी क्या? विविधता या विभिन्नता। विविधता अर्थात इसे ही हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? विभिन्नता भी कहते हैं। और यदि मैं बात करूं इंग्लिश में तो इन्हें सामान्यतः वेरिएशन कहा जाता है। तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी उसकी डीएनए या गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर गुणसूत्रों की संख्या में यदि क्या आ गया? अंतर आ गया,
तो फिर विभिन्नताएं या वेरिएशन आ जाते हैं। और यदि मान लीजिएगा ये क्या है आपका जनक, एक जनक से जो संतान उत्पन्न हुई उसमें कुछ क्या आई, विभिन्नताएं आई। ठीक इसी प्रकार से इससे जो संतान हुई उसमें भी कुछ विभिन्नताएं आई, और लगातार इस प्रकार से ये प्रोसेस चल रही है, और एक लास्ट में जाकर के ऐसी हमें संतान पैदा हुई जो अपने पूर्वजों से क्या है, पूर्ण रूप से भिन्न है। पूर्ण रूप से क्या हो गई बच्चों, भिन्न हो गई। जब एक संतान अपने पूर्वजों से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाती है तो हम कहते हैं कि नई जाति का क्या हो गया है, विकास हो गया है। और जब नई जाति का विकास होता है तो उसे सामान्यतः जैव विकास के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि जब विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होती जाती हैं, और जब एक ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने पूर्वजों से पूर्ण रूप से क्या होती है, अलग होती है, तो हम बच्चों क्या कहते हैं कि नई जाति का क्या हो गया है, विकास हो गया है। जैसे कि हम समझने का यदि प्रयास करें, पहली बात तो मैंने क्या कहा, विभिन्नताएं क्या ही है कि जनक से उसकी संतति में जो क्या दिखाई दे रहे हैं, असमान गुण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि यदि बात करूं मैं इसकी कर्णपाली की, आपने पाया होगा कि जैसे आप अपनी या हमारी कर्णपाली देखेंगे तो ये जो कर्णपाली है वो क्या है, अलग है। लेकिन कुछ लोगों की जो कर्णपाली होती है इस प्रकार से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आप दो व्यक्तियों को देख पा रहे हैं जिनकी जो कर्णपालियां हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या है, विभिन्नताएं हैं। मान लीजिएगा जिस व्यक्ति की कर्णपाली जुड़ी हुई है उसके माता पिता की क्या हो, कर्णपाली ऐसी ना हो, तो यानी कि उसके माता पिता से जब ये संतान पैदा हुई तो उसमें क्या है, यह गुण अलग दिखाई दे रहा है, और यह जो गुण अलग दिखाई दे रहा है यही क्या है बच्चों, विभिन्नता है या क्या है, वेरिएशन होते हैं। और जब वेरिएशन लगातार चलते रहते हैं तो नई जाति का क्या हो जाता है, उद्भव अर्थात विकास हो जाता है। आपने सामान्यतः देखा भी होगा कि किसी भैंस के या किसी गाय के आपने एक्स्ट्रा टांग देखी होगी। हमारे घरों पर जो मांगने वाले आते हैं, बहुत बार गाय माता को साथ लेकर के आते हैं, तो आपने वहां देखा होगा कि या तो किसी बच्चे के दो सिर आ जाते हैं, जुड़े हुए आ जाते हैं, या किसी गाय के एक्स्ट्रा टांग निकल आई है। ये सभी क्या है, यह गुणसूत्र या डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। तो यह था बच्चों आपका क्या, विभिन्नता। और आपने पहले क्या पढ़ा था, आनुवांशिकता। और याद रखना, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, आनुवांशिकता और वेरिएशन यानी हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे बच्चों क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। और इस जेनेटिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, जीन वर्ड से हुई है, जिसका उपयोग सर्वप्रथम करने वाला वैज्ञानिक कौन था, बैटसन। तो बैटसन वह साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या किया था, इस जीन वर्ड का क्या किया था, प्रयोग किया था। अब हम देखो हमारे इस 2024 और 25 के सिलेबस में जो आपका जेनेटिक हेरिडिटी वाला चैप्टर दिया हुआ है, इसमें हमें केवल आनुवांशिकता और वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है इसमें मानव में लिंग निर्धारण, और हमें मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ना है। बस इतना सा ही है हमारे चैप्टर। तो मेंडल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मानव में आखिरकार लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेंडल में क्या करवाया था, क्रॉस संकरण करवाया था, यानी कि आरेख बनाए थे। तो उन आरेखों में आखिरकार संकरण की प्रक्रिया कैसे होती है और गुणसूत्रों से युग्मक कैसे बनाए जाते हैं, इन सब का हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और यह चीज हम सीखेंगे कहां से, मानव में लिंग के निर्धारण से। तो चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं, मानव में लिंग निर्धारण करते बच्चों, मानव में लिंग के निर्धारण की। तो वो पहली बात तो आपको समझना होगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें
इस चैप्टर में पढ़ना है मटर के पौधों के प्रयोग के बारे में, अर्थात मेंडल के नियम के बारे में। और मेंडल के नियम हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्रॉस संकरण करवाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जीन वाले पौधों में क्या करवाएंगे, हम संकरण करवाएंगे। तो आखिरकार गुणसूत्रों से किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है और क्रॉस किस प्रकार से करवाया जाता है, वह हमें सीखना है। तो बच्चों देखना बहुत ही सरल है और हमें छोटी सी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं मानव में लिंग निर्धारण। एक तरफ मैंने क्या ले लिया, नर यानी कि मेल, और एक तरफ मैंने क्या ले ली, मादा अर्थात आपकी फीमेल। एम मतलब मेल यानी नर, एफ मतलब क्या, फीमेल यानी कि क्या, मादा। नेम में समझना, एफ यानी फादर, नहीं फीमेल है। क्या है समझना, मनुष्य में हम जानते हैं टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, 46। और इन टोटल 46 गुणसूत्रों में से या क्या कह सकते हैं अपन, 23 जोड़ी। इन टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से या 46 गुणसूत्रों में से क्या होता है कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, अर्थात टोटल कितने हो गए बच्चों, 44। ये जो टोटल 44 गुणसूत्र हैं या 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, यह बच्चे के क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जब यह बच्चे के शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें काय या एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है 1 नंबर में कि मनुष्य में पाए जाने वाले एलिंग गुणसूत्र की संख्या बताइए। तो चाहे जोड़ी पूछ ले चाहे टोटल पूछ ले, पूछे कितने जोड़ी एलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 22 जोड़ी, टोटल कितने, 44। और इसमें से शेष जो कितना जोड़ी है, 1 जोड़ी, या संख्या में टोटल कितने हुए, 2। यह जो 1 जोड़ी या संख्या में 2 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, यह बच्चों करते हैं होने वाले बच्चे के किसका निर्धारण, लिंग का निर्धारण। इसलिए इन्हें ही सामान्यतः क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब आपका जो पुरुष है, इस पुरुष में यह लिंग गुणसूत्र कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है आपका एक्स और एक क्या पाया जाता है आपका वाई। दूसरा क्या हो जाता है, माता में पाया जाते हैं एक्स और एक्स। अब एक बात मैं आपको कंफ्यूजन मिटा देता हूं, समझना। पहली बात तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप यदि दिमाग में अब तक यह सोच रहे हो कि सर जो नर होता है, नर में और मादा में, नर में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं, लेकिन नर में जो दूसरा गुणसूत्र पाया जा रहा है वाई, इसका मतलब यह है कि पुरुष में जो पाए जाने वाला गुणसूत्र है उसकी आकृति कैसी है, वाई जैसी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा मैंने, दोबारा समझना। यदि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो कि जीवों में सभी जो गुणसूत्र हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एक्स 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 इस संरचना के पाए जाते हैं, बस पुरुषों में क्या होता है, एक गुणसूत्र होता है जिसकी संरचना कैसी होती है, वाई जैसी। तो ऐसा बच्चों नहीं है। आप कहोगे तो सर क्या मतलब है, इस वाई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं उन्हें में से 22 जोड़ी ने शरीर का निर्माण कर लिया। जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचा उसमें एक तो कैसा है, एक्स है, लेकिन जिसे हम वाई कह रहे हैं विद्यार्थियों, इस वाई की जो ये होगा ऐसा ही, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वह क्या होगी, अपने साथी गुणसूत्र से कैसी होगी, छोटी होगी। साथी गुणसूत्र से अपनी संरचना के छोटी होने के कारण ही इसे नाम क्या दिया गया है, वाई कहा गया है। तो गुणसूत्र की सभी की गुणसूत्रों की संरचना समान होती है, बस जो वाई गुणसूत्र होता है इसकी संरचना अपने शेष गुणसूत्रों से कैसी होती है, छोटी होती है। इसलिए इसे सामान्यतः हम वाई कह रहे हैं। और इसलिए बच्चों हम ये पढ़ते भी हैं कि एक्स गुणसूत्र थोड़े से कैसे होते हैं, लंबे, और वाई गुणसूत्रों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो बस याद रखिएगा। अब यह हो गए बच्चों आपके क्या, लिंग गुणसूत्र। और गुणसूत्रों से जब युग्मक बनाए जाते हैं, आपने पढ़ा अभी कि मैंने कहा था कि बच्चे का निर्माण कैसे हुआ, शुक्राणु और किससे, अंडाणु से। और प्रत्येक जीव में क्या होनी चाहिए, संख्या फिक्स होनी चाहिए। 46 ही पाए जाते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 से ज्यादा नहीं हो सकते, वरना क्या जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा और फिर होने वाली संतान में वेरिएशन आ जाएंगे। तो यदि मान लो यहां पर मैं 46 मानूं, हम जानते हैं प्रत्येक कोशिका में 46 होते हैं, तो 46 और 46
और ये मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों 92। लेकिन यह तो सत्य नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 92 हो जाएंगे तो फिर तो बच्चा क्या कहाँ पैदा होगा पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है बच्चों कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है आपके वृषण में। जब तक इसमें जो सेल पाई जा रही हैं, इन सेलों में क्या है, प्रत्येक जो सेल है इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 ही होती है। लेकिन जैसे इन सेलों से क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनते समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों संख्या कितनी रह जाएगी बच्चों 23। ऐसा ही क्या होगा माता के साथ भी होगा, उसके भी अंडाणु संख्या कितनी, अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी 23 रह जाएगी। अब यदि ये दोनों मिलेंगे तो होने वाली संतान में बच्चों टोटल गुणसूत्र कितने हो गए 46 हो गए, यानी कितने हो गए 46। तो याद रखना प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है बच्चों, नियत होती है यानी फिक्स होती है 46। 46 से यदि ज्यादा या कम हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, वेरिएशन आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, संतान जो है वे नॉर्मल ना होगा, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विभिन्नताएं आ सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए गए। अब इनसे जब आप युग्मक बनाओगे तो क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे। याद रखना गुण युग्मक बनाते समय गुणसूत्रों से क्या करना है, उन्हें डिवाइड अलग अलग कर देना है। तो यहां से तो एक एक्स आ जाएगा, यहां से एक वाई आ जाएगा, ठीक इसी प्रकार से यहां से क्या आ जाएगा एक एक्स और यहां से क्या आ जाएगा बच्चों एक एक्स। अब करवाइए क्रॉस, इस एक्स का क्रॉस यदि किससे करवाया जाए, इस वाले एक्स से करवाया जाएगा तो एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। एक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, गुणा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्रॉस है ये, क्रॉस में संकरण करवा रहे हैं, गुणा नहीं हो रहा, मैथ नहीं चल रही है ना, मैथ की तरह आप स्क्वायर लगा दें, एक्स गुणा एक्स, वो वाला एक्स नहीं है, गुणसूत्र है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इस एक्स का क्रॉस करवाऊं, मतलब क्या है इसका कि यदि पुरुष का वह शुक्राणु जा रहा है जिसके पास कौन सा गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र है, और यदि वह माता के एक्स गुणसूत्र से मिल रहा है तो होने वाले संतान में गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि यह वाला एक्स वाला यदि इस वापस जाए तो भी होने वाली संतान कैसी होगी, एक्स एक्स। ठीक इसी प्रकार से इसका यदि क्रॉस करवाया जाएगा, यानी कि पुरुष का यदि बाई शुक्राणु वाला, सॉरी बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के यदि किससे मिलेगा, एक्स वाले गुणसूत्र सॉरी अंडाणु से मिलेगा, तो होने वाली संतान में जो गुणसूत्र होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, एक्स वाई होंगे। और याद रखना हमेशा एक्स आगे और वाई कहां लिखना है, पीछे लिखना है। तो आपने ये पाया कि टोटल कितने परिणाम है बच्चों, 4 परिणाम है। संतानें जो होंगी उनमें 4 प्रकार के गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। 2 संतान में तो क्या पाए जा रहे हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र, और 2 में क्या पाए जा रहे हैं, एक्स वाई। 4 में से 2 में पाए जा रहे हैं एक्स एक्स, मतलब 50% तो ये और 50% ये लक्षण पाए जाएंगे। और आप जानते हैं एक्स वाई किसे पाए जाते हैं बच्चों, बॉयज में, और एक्स एक्स से पाए जाते हैं गर्ल में, यानी कि 50% लड़की होने की संभावना है और 50% क्या है, लड़के होने की संभावना है। तो यह क्या है आपका, यह है मानव में लिंग निर्धारण। ये डायग्राम आपसे पूछ सकता है और राजस्थान बोर्ड के अभी हुए अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया भी है कि मानव में लिंग निर्धारण के आरेख को चित्रित कीजिए। अब बच्चों हमारे समाज में जो एक भ्रम है कि सामान्यतः होने वाली संतान के लिंग के निर्धारण के लिए माता को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर माता के गुणसूत्रों पर यह निर्भर ही नहीं करता, यह निर्भर किसके गुणसूत्रों पर करता है, पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। क्योंकि अलग जो गुणसूत्र पाया जा रहा है भाई, वह केवल और केवल पिता के पास ही पाया जाता है। तो होने वाली जो संतान है वह लड़का होगी या लड़की होगी, यह नर अर्थात पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, माता के गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, पिता के भी यह हाथ में नहीं है, यह नहीं है कि वह केवल बाई वाले गुणसूत्र को ही भेजेगा, ये भी ऐसा नहीं है, कोई सा भी गुणसूत्र जा सकता है। जब निषेचन होगा तो निषेचन की प्रक्रिया में जो गुणसूत्र पहले जाकर के क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, वही संतान पैदा होगी। यदि वह गुणसूत्र वह शुक्राणु यदि जा रहा है जिसके पास कौन सा गुणसूत्र है, एक्स, तो होने वाली संतान कैसी हो जाएगी, लड़की। और यदि वह शुक्राणु जा रहा है जिसके पास गुणसूत्र कौन सा है, बाई, तो होने वाली संतान कैसी हो जाएगी बच्चों,
वो है अर्थात लड़का हो जाएगी। तो यह केवल पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, माता के गुणसूत्रों पर निर्भर नहीं करता। तो यह थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जहां हमने आनुवांशिकता, विभिन्नता और मानव में लिंग निर्धारण के बारे में समझा। कल की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के बारे में, और मेंडल के नियम ही इस चैप्टर के क्या है, लास्ट टॉपिक भी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।